सुबह के समय घर के डाइनिंग एरिया में पूरा परिवार बैठा हुआ है। डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा हुआ है। सभी नाश्ता कर रहे हैं। आरती की प्लेट सामने रखी हुई है, लेकिन उसका पूरा ध्यान हाथ में पकड़े मोबाइल फोन पर ही टिका हुआ है। ये क्या तरीका है आरती? तुम नाश्ता करते करते भी लगातार मोबाइल चला रही हो। पहले नाश्ता कर लो, उसके बाद जितना मन करे मोबाइल चला लेना। ओफो भाभी, मैं अपनी कॉलेज के नोट्स देख रही थी। आप तो हर वक्त बस मेरे पीछे ही पड़ी रहती हो। अरे बेटा आरती, तेरी भाभी तेरी भलाई के लिए ही तो कह रही है। नाश्ता करते वक्त फोन चलाना अच्छी बात नहीं होती है ना। बाद में देख लेना मोबाइल। ठीक है माँ, आप कहती है तो बंद कर देती हूँ। आरती अपना मोबाइल बंद करके टेबल पर रख देती है और नाश्ता करने लगती है। परिवार के सभी लोग खामोशी से अपना नाश्ता खत्म कर रहे हैं। आरती जल्दी जल्दी दो निवाले खाती है और तुरंत हाथ धोकर उठ खड़ी होती है। क्या बात है आरती, तुम नाश्ता करके सीधा अंदर जाने लगी हो? कॉलेज का समय तो हो गया है। तुम आज तैयार क्यों नहीं हुई? नहीं भाभी, आज मेरा कॉलेज जाने का बिल्कुल मन नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि आज कॉलेज स्किप कर दूँ और घर पर ही रहूँ। अच्छा ठीक है, अगर कॉलेज नहीं जाना है तो जाओ और अपने कमरे में जाकर पढ़ लो। हाँ हाँ भाभी, ठीक है, मैं अपने कमरे में ही जा रही हूँ। आरती अपने कमरे में चली जाती है। देवेश और मोहित नाश्ता खत्म करके अपने अपने काम के लिए निकल जाते हैं। पूजा रसोई का काम समेटने में लग जाती है। थोड़ी देर बाद आरती एक मॉडर्न शॉर्ट ड्रेस पहनकर बाहर आती है। उसे देखकर पूजा, अरे आरती, तुम तो कह रही थी कि तुम आज कॉलेज नहीं जा रही हो, फिर अचानक से इतनी तैयार होकर कैसे आ गई? नहीं 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 भाभी, वो एक्चुअली मेरी फ्रेंड आज कॉलेज नहीं आ रही है ना, तो मैंने सोचा कि मैं भी छुट्टी मार लूं। अच्छा, फिर अभी अचानक से क्या बदल गया? अभी तुरंत मेरी फ्रेंड का फोन आया था और वो कॉलेज आ रही है, इसलिए मुझे भी अब जाना पड़ेगा। वो तो ठीक है, लेकिन कॉलेज जाने के लिए इतना तैयार होने की क्या जरूरत है? इतना सज धज कर कॉलेज तो नहीं जाते। ओफो भाभी, आप कितना ज्यादा ध्यान रखती हो हर चीज का। मैं कॉलेज ही तो जा रही हूँ। आरती चिढ़कर अपनी कॉपी टेबल पर छोड़ती है और तेजी से बाहर निकल जाती है। पूजा वहीं खड़े होकर उसे देखती रह जाती है। आरती के जाने के बाद पूजा उसकी कॉपी को देखकर, अरे ये क्या, आरती तो अपनी कॉपियां यहीं छोड़कर चली गई। ऐसा करती हूँ, इसे उसके कमरे में रख देती हूँ। पूजा आरती के कमरे में जाकर जैसे ही कॉपियों को स्टडी टेबल पर रखने लगती है, तभी कॉपियों के बीच से कुछ खिसक कर जमीन पर गिर जाता है। पूजा झुक कर देखती है तो वो एक कागज की एक छोटी सी पर्ची है। पूजा उस पर्ची को हाथ में उठाती है और खोल कर पढ़ने लगती है। रोज की तरह आज भी एकता पार्क में आना। अरे ये क्या लिखा है? रोज की तरह आज भी एकता पार्क में आना। ये पर्ची किसकी होगी और इस पर्ची पर ऐसा क्यों लिखा है? मुझे खुद जाकर एकता पार्क में देखना चाहिए कि आखिर बात क्या है। पूजा पर्ची को अपनी जेब में रखती है और कमरे से बाहर निकलकर हॉल में आती है। हॉल में कल्पना बैठकर टीवी देख रही है। माँ जी, मैं जरा बाहर बाजार तक जा रही हूँ। घर में सारी सब्जियां खत्म हो गई है तो मैं ले आती हूँ। ठीक है बहू, जा और अच्छी सब्जियां देख कर ले आना। पूजा घर से बाहर निकलती है। वो बाजार की तरफ जाने की बजाय सीधे एकता पार्क पहुंचती है, तो उसे पार्क में दूर एक कोने में आरती खड़ी हुई दिखाई देती है। अरे ये तो आरती है। इसका मतलब ये सच में कॉलेज न जाकर इस एकता पार्क में आई है। पूजा आरती की तरफ बढ़ने ही वाली होती है कि आरती तेजी से चलकर पार्क के दूसरे रास्ते की तरफ निकल जाती है। पूजा उसे ढूंढते हुए, अरे अभी तो यही थी, इतनी तेजी में कहाँ चली गई? मुझे तो दिख भी नहीं रही है अब। पूजा पूरे पार्क में घूम घूम कर ढूंढती है, लेकिन आरती उसे कहीं नजर नहीं आती। पूजा परेशान होकर पार्क से बाहर निकलकर बाजार जाती है। वहां से ताजी सब्जियां खरीदती है और थैला लेकर वापस घर लौट आती है। घर वापस आकर वो पूजा को घर पर देखकर चौंकते हुए, अरे तुम आ गई घर? इतनी जल्दी कॉलेज खत्म हो गया क्या तुम्हारा? हाँ भाभी, आज कॉलेज में पढ़ाई नहीं थी तो मैं जल्दी आ गई। आरती, तुम्हें मैंने अभी थोड़ी देर पहले एकता पार्क में देखा था। तुम वहां क्या कर रही थी? भाभी, आप कैसी बातें कर रही हो? मैं एकता पार्क में क्यों जाऊंगी? मैं तो सुबह से कॉलेज में ही थी। हाँ, हो सकता है कि मेरी ही गलतफहमी हो। कोई तुम्हारी तरह दिखने वाली दूसरी लड़की रही होगी। पूजा चुपचाप रसोई में चली जाती है और सब्जी का थैला खाली करके सब्जियां जमाने लगती है। तभी उसे आरती के कमरे वाली पर्ची का ख्याल आता है। पूजा अपनी जेब से वो पर्ची निकालती है और रसोई से बाहर आकर आरती के पास आकर, अच्छा मुझे एक ना बात पूछनी है कि ये जो पर्ची है, इसमें क्यों लिखा है कि एकता पार्क में आना? ये तुम्हारी कॉपी में कैसे मिली? अरे ये तो मेरी फ्रेंड ने मैसेज लिखकर किसी दूसरी फ्रेंड के हाथों ये कॉपी मेरे पास भिजवाई है। उसे मुझसे कॉपी चाहिए थी, इसलिए उसने मुझे एकता पार्क में बुलाया था, लेकिन मैं लेट होने की वजह से वहां नहीं जा पाई। भाभी, आप तो जबरदस्ती मुझ पर शक करती रहती हो। आरती गुस्से में अपना पैर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है और जोर से दरवाजा बंद कर लेती है। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है।
आरती मुझसे कुछ छुपा रही है। कुछ दिन बीत जाते हैं। पूजा लगातार आरती की हर हरकत पर नजर रख रही होती है। पूजा देखती है कि आरती अक्सर सुबह कॉलेज जाने के नाम पर जल्दी निकल जाती है और छुप छुप कर किसी एक सुबह आरती के कॉलेज जाने के बाद पूजा सभी से, माँ जी, मुझे आपसे ना आरती के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। आजकल मुझे उसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं लग रही है। क्यों पूजा, अचानक क्या हो गया? आरती ने ऐसा क्या कर दिया जो तुम इतनी परेशान दिख रही हो? मुझे लगता है कि आरती का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। वो घर में किसी से ठीक से बात भी नहीं करती है और फोन में लगी रहती है और हमेशा जल्दी में रहती है। ये तुम क्या बकवास कर रही हो बहू? अपनी ही ननद के चरित्र पर बिना वजह इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? पूजा, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? क्या तुमने उसे किसी के साथ देखा है, या फिर ये सिर्फ तुम्हारी सोच है? मुझे सब समझ में आता है जी। वो रोज कॉलेज जाने के नाम पर बहुत जल्दी में रहती है, सजती है, धजती है और फोन पर व्यस्त रहती है। जरूर उसका किसी से अफेयर चल रहा है। तुम्हें कुछ ज्यादा ही शक करने की बीमारी नहीं हो गई है बहू? आरती ने कल ही मुझसे शिकायत की थी कि भाभी मेरे पीछे पड़ी रहती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम क्यों दिन रात उस पर शक करती रहती हो पूजा? बिना वजह किसी पर इल्जाम लगाना गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है जी, अगर आप लोगों को मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी। पूजा उदास होकर रसोई में चली जाती है। कल्पना और देवेश अपनी चाय खत्म करके अपने अपने काम में लग जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन दोपहर पूजा बालकनी में खड़ी होती है। तभी आरती एक लड़के के साथ बाइक से घर के बाहर आती है। लड़का उसे बाय करके चला जाता है और आरती अंदर आ जाती है। तो पूजा आरती से, अरे तुम अभी किसके साथ आई थी? कौन था वो लड़का जो तुम्हें छोड़कर गया? भाभी, फिर से आपने मुझसे सवाल जवाब करना चालू कर दिया। मैं कॉलेज से आ रही हूँ, तो आपको क्या दिक्कत है? मैं बस इतना पूछ रही हूँ कि वो लड़का कौन था जो तुम्हें बाइक से छोड़ने आया था? आज रास्ते में ऑटो वालों की हड़ताल थी, कोई ऑटो नहीं मिल रहा था, तो वो मेरे कॉलेज का दोस्त है। उसने देखा तो बोला कि छोड़ दूंगा, इसलिए मैं आ गई। तभी कमरे से कल्पना बाहर आती है। दोनों को बहस करता हुआ देखकर, क्या हुआ? तुम दोनों फिर से क्यों चिल्ला रही हो? घर में जरा सी भी शांति नहीं है। देखो ना माँ, मैं कॉलेज की एक लड़की के साथ लिफ्ट लेकर के आ गई। भाभी तो मुझसे सवाल जवाब ही करने लग गई हैं। माँ जी, मैं तो बस इतना कह रही थी कि ऐसे किसी भी लड़की के साथ आना जाना ठीक नहीं होता है। तो क्यों हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती है बहू? क्या हुआ अगर कॉलेज के दोस्त के साथ आ गई? हम इतने पुराने ख्यालात के लोग नहीं हैं कि बच्ची अपने किसी कॉलेज फ्रेंड के साथ भी ना आ सके। नहीं माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था। अब जाकर घर का काम कर लो और छोड़ो ये सब बातें। कल्पना आरती को लेकर अंदर चली जाती है। पूजा वहीं खड़ी रहकर लंबी सांस लेती है और बात टल जाती है। कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन घर में विशेष पूजा रखी जाती है। आरती भी पूजा में बैठी हुई है। अचानक वो उठती है और किनारे से किसी से फोन पर बात करते करते चुपचाप सीढ़ियों से ऊपर छत पर चली जाती है। उसे देखकर पूजा, अरे ये क्या, ये चुपचाप ऊपर क्यों चली गई? किसी से मिलने तो नहीं गई? पूजा चुपचाप आरती के पीछे पीछे छत पर जाती है। लेकिन जब वो छत पर पहुंचती है तो आरती वहां नहीं रहती। तभी सीढ़ियों से कल्पना ऊपर आती हुई दिखाई देती है। वो पूजा को छत पर टहलता देखकर हैरान होते हुए, क्या हुआ बहू? तुम पूजा छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो? माँ जी, मैंने नन्हे जी को ऊपर छत पर आते हुए देखा था, इसलिए देखने आई थी। तुम बस उस पर शक ही करती रहती हो, कभी ये कभी वो। तुम्हें तो बस काम चोरी का बहाना चाहिए। चलो नीचे, सब पूजा में इंतजार कर रहे हैं। सॉरी माँ जी। पूजा और कल्पना नीचे आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद आरती सीढ़ियों से उतरती हुई दिखाई देती है। पूजा उसे देखकर चौंकते हुए, तुम अभी छत पर क्यों गई थी? मैं तो वहां तुम्हें देखने गई थी, पर तुम वहां दिखी नहीं। भाभी, आप मुझे देखने क्यों आई थी? माँ ने मुझे कपूर लेकर छत पर धुआं देने भेजा था। जब आप आई होगी तो मैं कोने में रही होंगी, इसलिए नहीं दिखी। आप मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? तभी देवेश वहां आ जाता है और अपनी बहन की बात सुनकर पूजा पर चिल्लाते हुए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या पूजा? आजकल तुम बस यही सब करती रहती हो। कितनी बार कहा है मैंने तुम्हें कि आरती पर फालतू के इल्जाम मत लगाओ। लेकिन सुनो तो सही, मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। बंद करो ये सब बकवास और जाकर पूजा में बैठो। पूजा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुपचाप जाकर पूजा में बैठ जाती है। रात को कमरे में पूजा अपने मन में बैठी मन ही मन, देवेश सही कहते हैं, मैं ही पूजा पर बार बार शक करती रहती हूँ। अगर ऐसा वैसा कुछ होता तो मेरे सिवा सबको दिखाई देता। इस समय देवेश अपने कमरे में आता है तो पूजा देवेश से, सुनिए जी, शायद मेरी ही गलतफहमी है और मैं ही बार बार आरती पर शक करती हूँ। आप गुस्सा मत होइए, आज के बाद मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। ठीक है, अब भूल जाओ इस बात को। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन देवेश ऑफिस से घर आकर सभी लोगों से, माँ, आज मुझे मेहता अंकल मिले थे और वो आरती के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता बता रहे थे।
कल मैंने लड़की वालों को घर बुला लिया है। भगवान ने चाहा तो आरती का रिश्ता तय हो जाएगा। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अगले दिन सुबह पूजा सफाई करने के लिए आरती के कमरे के लिए जाती है तो देखती है कि आरती अपने कमरे में नहीं है। तभी उसकी नज़र स्टडी टेबल पर रखे एक खत पर पड़ती है। पूजा खत उठाती है और पढ़ने लगती है। मैंने लड़का पसंद कर लिया है। भाभी का शक सही था। मुझे पता है कि भैया उससे मेरी शादी नहीं करवाएंगे क्योंकि भैया उसको पहचानते हैं और पसंद नहीं करते, इसलिए मैं उसके साथ भागकर शादी कर रही हूँ। पूजा हाथ में लेटर लेकर तेजी से हॉल में आती है जहाँ देवेश, कल्पना और मोहित बैठे होते हैं। आप लोगों को मैं कहती थी ना कि उसका चक्कर है, कहीं उसका अफेयर है। आप लोगों को समझ में नहीं आया था ना, अब समझ में आएगा। क्या कह रही हो बहू तुम? लीजिए ये लेटर पढ़िए। देवेश झपट कर खत लेता है। सब लोग खत पढ़कर अपना सिर पकड़ लेते हैं। उसका अफेयर था, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया और वो भाग गई। पूरा परिवार हॉल में बैठा सिर पकड़कर रोने लगता है। घर में मातम सा सन्नाटा छा जाता है। पूरा घर गहरी नींद में सो चुका था। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी। रसोई में अचानक बर्तन रखने की आवाज आई। काव्या की आंख खुल गई। वो पानी पीने के लिए कमरे से बाहर निकली तो देखा रसोई की लाइट जल रही थी। काव्या धीरे धीरे रसोई की तरफ बढ़ी और अंदर जाकर देखा हरि नारायण जी फ्रिज खोलकर स्टील का एक छोटा डब्बा निकाल रहे थे। उन्होंने डिब्बा खोला, उसमें दोपहर की बची हुई आलू टमाटर की सब्जी थी। उन्होंने कढ़ाई चढ़ाई, थोड़ा सा तेल डाला, जीरा, लहसुन, हरी मिर्च और लाल मिर्च का तड़का लगाया। फिर उस बची हुई सब्जी को उसमें डाल दिया। कुछ ही पलों में पूरी रसोई खुशबू से महक उठी। काव्या हैरानी से उन्हें देख रही थी। पापा जी, आप अभी तक जाग रहे हैं? अरे बहू, तेरी नींद खुल गई क्या? जी, वो पानी पीने आई थी। लेकिन आप ये बची हुई सब्जी क्यों गरम कर रहे हैं? क्योंकि रात को चटपटी सब्जियों का स्वाद ही कुछ और होता है। आप बैठिए, मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म पनीर बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यही रहने दे। अरे पापा जी, मैं कुछ और बना देती हूँ ना आपके लिए गर्मा गर्म, आप बैठिए ना। अरे नहीं नहीं बहू, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए यही काफी है। हरि नारायण ने रात की बची सब्जी को तड़का लगाकर खा लिया, जिसे देखकर काव्या को अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन उसे ससुर जी की बात आगे ज्यादा बढ़ाना ठीक नहीं समझा। अगली सुबह हरि नारायण जी की बेटी पूजा भी मायके आई हुई थी। काव्या ने रसोई में कुछ अच्छा पकाने का सोचा। पापा जी, आज आपकी पसंद की भरवा करेले बनाऊं? बना ले बेटा, और सुन, थोड़ा ज्यादा ही बनाना। अच्छा, आपको बहुत ज्यादा पसंद है इसलिए? अगर थोड़ा बच जाएंगे तो रात को भी वही खा लूंगा। पापा, आप भी ना, पूरी दुनिया रात को ताजा खाना खाती है और आपको बची हुई सब्जियां चाहिए। अरे सबकी अपनी अपनी पसंद होती है बेटा। रोहित ने कई बार इस बात का जिक्र किया था। पापा, आप क्यों रात को बची हुई सब्जी को तड़का, कभी मसाले डालकर, कभी कभी यूं ही खा लेते हैं? लेकिन हरि नारायण जी को तो जैसे आदत ही लग गई थी, दिन में एक सब्जी खाना और रात को बासी सब्जी को तड़का लगाकर खाना। लेकिन आज तो काव्या ने घर में बहुत कुछ बनाया था। भरवा करेले, दाल तड़का, जीरा राइस, बूंदी का रायता और गर्मा गर्म फुलके। हरि नारायण जी ने पहला निवाला खाते ही कहा, वाह बहू, आज तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। आपको अच्छा लगा ना? पापा जी, आप बैठिए, मैं गर्मा गर्म फुलके लेकर आती हूँ। हाँ बहू। काव्या ने फिर से ताजा फुलके सेके, सबको खाना परोसा, सब लोग उठ गए। लेकिन हरि नारायण जी अपनी थाली लेकर सीधे फ्रिज के पास पहुंचे। उन्होंने दोपहर की बची हुई करेले की सब्जी निकाली, उसमें फिर वही तड़का लगाया और बड़े चाव से खाने लगे। काव्या का चेहरा उतर गया। पापा जी, मैंने अभी अभी आपके लिए ताजी सब्जी गर्म की थी। हाँ, मुझे पता है बेटा। फिर आप ये बची हुई सब्जी क्यों खा रहे हैं? आपने कहा ना आज आपको खाना अच्छा लगा है। फिर मुझे बस रात की चटपटी सब्जियां ही अच्छी लगती है बेटा। कहीं पापा जी को मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं? इसलिए शायद रात को खुद तड़का लगाकर उसे चटपटा बनाकर खा रहे हैं। जब कोई इंसान आपके हाथ का बनाया हुआ खाना छोड़ दे तो दिल में एक सवाल जरूर उठता है, क्या उसे मेरा बनाया खाना पसंद नहीं? आज काव्या के मन में भी यही सवाल जन्म ले चुका था, लेकिन अब ये रोज का नियम बन गया था। दिन में हरि नारायण जी जो भी बनता बहुत स्वाद लेकर खाते, लेकिन रात होते ही बस एक ही बात कहते, बहू मेरे लिए बची हुई सब्जी रख देना। अगर किसी दिन सब्जी खत्म हो जाती तो वो सिर्फ सूखी रोटी और थोड़ा सा अचार खाकर सो जाते, लेकिन नई सब्जी को तो हाथ तक नहीं लगाते। आखिर ऐसी क्या बात है जो पापा जी हर रात यही खाना पसंद करते? अरे काव्या, क्या सोच रही है खड़ी खड़ी बेटा? कोई आया है घर में, उस पर भी ध्यान दो जरा। अरे सॉरी चाची जी, मेरा ध्यान ही नहीं गया। कोई बात नहीं,
अब आजकल की लड़कियां हमारी तरह थोड़ी ना है कि घर को मंदिर की तरह संभाल कर रखे। सॉरी चाची जी। जब भाभी होती थी इस घर में तो घर महकता था, हर चीज का ध्यान रखती थी वो। खैर अब वो नहीं है तो क्या ही कर सकते हैं। सुशीला चाची ने आते ही ताना तो कस दिया था काव्या पर, लेकिन जब उन्होंने देखा हरि नारायण जी रात की बची हुई सब्जी खा रहे हैं तो फिर से उन्हें मौका मिल गया था काव्या को मोहरा बनाने का। अरे काव्या बहू, इतना बड़ा घर, इतनी बड़ी रसोई, फिर भी तुम्हारे ससुर जी रात की बची हुई सब्जियां खाते हैं। हमारी बहू होती तो हम ऐसा कभी नहीं होने देते। आजकल की बहुओं को बस अपने पति की चिंता लगी रहती है। बूढ़े सास ससुर जाए भाड़ में। छोड़ो, अब हमारा घर तो है नहीं, ना हमारी बहू है, किसी को कुछ बोलने का जमाना ही नहीं है भाई। काव्या की आंखें भर आई, उसने कुछ नहीं कहा। दुनिया सच्चाई जाने बिना फैसला सुनाने में जरा भी देर नहीं लगाती। गलती चाहे किसी की भी हो, उंगली अक्सर बहू पर ही उठती है। उस रात काव्या ने तय कर लिया, आज वो पापा जी से पूछ कर रहेगी, आखिर रात की चटपटी सब्जियों में ऐसा क्या है जो दुनिया की हर स्वादिष्ट सब्जी उसके सामने फीकी पड़ जाती है। आज देखती हूँ, जब सब्जी बचेगी ही नहीं तो पापा जी मजबूरी में ताजा खाना ही खाएंगे। थोड़ी देर बाद हरिनारायण जी हमेशा की तरह रसोई में आए। उन्होंने फ्रिज खोला, इधर उधर देखा, लेकिन आज कोई भी सब्जी नहीं बची थी। उन्होंने धीरे से फ्रिज बंद किया, 2 सूखी रोटियां निकाली, थोड़ा सा अचार रखा और चुपचाप खाने बैठ गए। पापा जी, मैंने आपके लिए अभी गर्मा गर्म मटर पनीर बनाया है। अरे नहीं बेटा, तुम लोग खा लो। लेकिन आप सिर्फ सूखी रोटी कैसे खा सकते हैं? आदत पड़ गई है बेटा। पापा जी, अगर आपको कुछ और पसंद है तो वो मैं बना देती हूँ, लेकिन आप यूं सूखी रोटी मत खाइए ना। अरे नहीं काव्या बहू, मुझे इसी में आनंद मिलता है। पापा जी से कैसे पूछूं कि ये ऐसा क्यों खा रहे हैं? नहीं, कुछ तो करना ही होगा, कोई तो हल होगा। मैं कोशिश तो कर ही सकती हूँ। अगली सुबह काव्या बाजार गई, हरि नारायण जी की पसंद की सारी सब्जियां लेकर आई। भरवा करेला, कचरी, परवल, बैंगन, ताजे हरे मटर। पूरा दिन उसने रसोई में मेहनत की। शाम को खाने के टेबल पर सब उसकी तारीफ कर रहे थे। वाह काव्या, आज तो बिल्कुल होटल वाला स्वाद आ रहा है। भाभी, आज कोई खास दिन है क्या? क्या खाना बनाया आपने? सच में बेटा, बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है, और सच कहूँ तो ये सब मेरी पसंद की सब्जियां हैं। काव्या खुश हो गई। उसे लगा आज तो पापा जी जरूर ताजा खाना खाएंगे, लेकिन रात होते ही उन्होंने वही कहा, मेरे लिए थोड़ी सब्जी बचा देना। काव्या का चेहरा फिर उतर गया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पापा जी बस मेरा मन रखने के लिए तारीफ कर रहे हैं। काव्या भाभी, मुझे पता है आप क्या सोच रही हैं, लेकिन आपकी कोई गलती नहीं है, खाना सच में बहुत ही स्वाद बना था। हाँ, लेकिन शायद मैं पापा जी को अभी तक खुश नहीं कर पा रही हूँ दीदी। वो अक्सर मेरी तारीफ कर देते हैं, कभी कुछ नहीं कहते। कभी कभार तो सूखी रोटी और अचार खा लेते, लेकिन मुझसे कभी कुछ बनाने को नहीं कहते। मुझे अंदर से इतना बुरा लग रहा है कि मैं क्या ही कहूँ। मैंने देखा है आप पापा का कितना ध्यान रखती है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, आप निश्चिंत रहिए। शायद उम्र के साथ उनका स्वाद थोड़ा सा बदल गया है। अरे भाई साहब, आपको रोज रात की बची हुई सब्जियां ही मिलती है क्या? मुझे यही पसंद है बहन जी। पसंद वसंद कुछ नहीं होती, बूढ़े लोग अपने बच्चों का दिल रखने के लिए ऐसे बोल देते हैं। मैं आपकी तकलीफ समझ सकती हूँ। काव्या ने सुन लिया, उसका सिर शर्म से झुक गया। शाम को काव्या अकेले बैठी रो रही थी, तभी पूजा उसके पास आई। क्या हुआ भाभी? दीदी, मुझसे कोई गलती हो रही है क्या? कैसी गलती? पूरा मोहल्ला यही समझ रहा है कि मैं पापा जी को बासी खाना खिलाती हूँ, जबकि मैं तो रोज उनके लिए अलग से खाना बनाती हूँ, लेकिन वो खाते ही नहीं। सच कहूँ भाभी, मैंने भी बचपन से पापा को ऐसे ही देखा है। मम्मी के जाने के बाद उनकी ये आदत और बढ़ गई, लेकिन उन्होंने कभी कारण नहीं बताया। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो पूरा परिवार सालों तक नहीं पूछ पाता, क्योंकि उन्हें डर होता है कहीं उस सवाल के जवाब में कोई पुराना जख्म फिर से हराना हो जाए। लेकिन अब इस सवाल का जवाब जानना बहुत जरूरी हो चुका था। पापा, एक बात पूछूं? हाँ पूछो बेटा। आप काव्या के हाथ का खाना पसंद नहीं करते क्या? अरे किसने कहा? अगर पसंद करते हैं तो फिर रात को हमेशा बची हुई सब्जियां ही क्यों खाते हैं? अरे अभी नहीं, कभी सही समय आने पर बता दूंगा। इतना कहकर उन्होंने बात वहीं खत्म कर दी। हर कहानी अपने राज पहले ही पन्ने पर नहीं खोलती, कुछ सच्चाइयां समय आने पर ही अपनी जुबान खोलती है। लेकिन उस रात काव्या ने मन ही मन एक फैसला कर लिया था। अब
वो तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक रात की इन चटपटी सब्जियों का राज उसके सामने नहीं आ जाता। पापा जी, मैं नहीं जानती इस सब्जी में ऐसा क्या है जो आपको हर रात अपनी तरफ खींच लाता है, लेकिन आज मैं ये जानना चाहती हूँ, आखिर इस स्वाद के पीछे कौन सी कहानी छुपी है। अगर मैंने कोई गलती की हो तो माफ कर दीजिएगा, लेकिन मुझे सच जानना है। बहू, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है ना। नहीं नहीं पापा जी, आप ऐसा मत कहिए। तुम्हें लगता है ना कि मैं तुम्हारे हाथ का खाना पसंद नहीं करता। नहीं पापा जी, मैं ऐसा नहीं सोचती, लेकिन जब पूरा घर समझने लगे कि मैं आपको अच्छा खाना नहीं खिलाती तो बहुत दुख होता है। आज तुम्हें वो बात बताता हूँ जो मैंने अपने बच्चों को कभी पूरी तरह नहीं बताई। 40 साल पहले एक छोटा सा घर था, न पैसे ज्यादा थे न सुविधाएं, लेकिन उस घर में प्यार बहुत था। सरोज जी रसोई बनाती थी तो घर जैसे खुशबू से महक उठता था। मैं जब थक हार कर दुनिया से जद्दोजहद से घर लौटता, तब सरोज जी बड़े प्यार से मेरे पास बैठती। आ गए जी, आज आपके लिए आपकी पसंद की सब्जी बनाई है। सरोज, आज तो स्वाद कमाल का है। आपको क्या पता, ये वही कल की बची हुई आलू की सब्जी है, बस थोड़ा सा नया तड़का लगा दिया। मतलब ये कि हर दिन नई सब्जी बनाने के पैसे नहीं होते, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि आपको या बच्चों को कभी कमी महसूस हो, इसलिए बची हुई सब्जी में नया स्वाद डाल देती हूँ। गरीबी कभी कभी इंसान से बहुत कुछ छीन लेती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गरीबी में भी अपने परिवार को खुश रखने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। एक रात मैंने देखा, सरोज जी खुद सूखी रोटी खा रही थी और बच्चों के लिए सब्जी बचा रही थी। सरोज, तुमने खाना खाया? हाँ जी, मैंने खा लिया, मजा ही आ गया आज तो खाने में। चलिए मैं आपके पैर में तेल लगा देती हूँ, आइए। मैं समझ गया कि सरोज ने न जाने कितनी रातें इसी तरह बिताई होंगी, सूखी रोटी और रात की बासी सब्जी खाकर। उस दिन मैंने मन में ठान लिया था कि एक दिन सरोज को बहुत सुख दूंगा, लेकिन वक्त ने मौका ही नहीं दिया। जब तक मैं इस लायक हुआ तब तक सरोज जी मुझे छोड़कर जा चुकी थी। बेटा, तेरी सास ने पूरी जिंदगी इसी तरह गुजार दी, कभी शिकायत नहीं की। रात की बची हुई सब्जियों में वो अपना प्यार मिला देती थी। आज जब मैं ये खाता हूँ तो मुझे लगता है जैसे सरोज फिर मेरे सामने बैठी है। काव्या की आंखों से भी आंसू बहने लगे। पापा जी, आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? क्योंकि मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहता था। मुझे डर था लोग मेरी इस आदत को मेरी कमजोरी समझेंगे, लेकिन मैं ये भूल गया कि इस आदत की वजह से लोग तुझे कितने ताने मारते होंगे। कुछ लोग अपनी यादों को संभाल कर रखते हैं, क्योंकि उन यादों में उनके अपने लोग जिंदा रहते हैं। काव्या ने हरिनारायण जी का हाथ पकड़ लिया और एक बेटी की तरह उनसे बात करने लगी, जिसके पिता ने आज पहली बार अपना दिल खोलकर उसके सामने रखा था। पापा जी, आज से ये सब्जियां सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी जिम्मेदारी है। अब मैं भी माँ जी की तरह आपके लिए रात की चटपटी सब्जियां बनाया करूंगी, लेकिन एक वादा कीजिए, अब कभी ये मत सोचिएगा कि आप अकेले हैं। नहीं बेटा, तेरे जैसी बहू पाकर मैं ऐसा क्यों सोचने लगा। तू बिल्कुल सरोज की तरह है, सादगी से भरी, ममता से भरी। खुश रह बेटा। पापा, मैंने और भैया ने भी आपकी सारी बातें सुन ली है। तुम लोगों को भी मैंने बहुत परेशान किया है, नहीं? नहीं पापा, उल्टा हम आपको कभी समझ ही नहीं पाए, न माँ के त्याग को कभी समझ पाए थे। आज काव्या की वजह से हम आपके मन में कितना बड़ा बोझ था और आप माँ को कितना याद करते थे, ये समझ पाए हैं। पापा, मुझे लगा था आप बस यूं ही उम्र की वजह से रात की बची हुई सब्जियां खाते हैं। सच कहूं तो मैंने कई बार आपको गलत भी समझ लिया था, क्योंकि कई लोगों ने हमें बहुत बार ये ताने मारे थे कि हम अपने पापा को बची हुई सब्जियां देते हैं। इसमें गलती तुम लोगों की नहीं है। मुझे ध्यान रखना चाहिए था कि मेरी यादें कहीं तुम लोगों पर हावी तो नहीं हो रही। नहीं पापा, माँ ने हमारे लिए न जाने कितने दिन कितनी रातों तक सूखी रोटी खाई होगी, लेकिन हमें कभी उन्होंने एहसास तक नहीं होने दिया कि हमारे घर में सब्जी खरीदने की कमी है। हम अक्सर माँ बाप के त्याग को भूल जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन आपने रात की इन तड़के वाली सब्जियों में आज भी माँ को जिंदा रखा हुआ है। अब से आपकी यादों को समेटने की जिम्मेदारी मेरी। पापा जी, हम जब तक सच नहीं जान लेते तब तक शायद कई सारे जवाब सोच लेते हैं, मन की धारणाएं बना लेते हैं,
लेकिन जब हरि नारायण का सच और दुख सामने आया तो घर में सबकी आंखें नम हो चुकी थी और अब वो खुद हरि नारायण की इन यादों को खराब नहीं होना देना चाहते थे। अगली रात काव्या ने जानबूझकर थोड़ी सब्जी बचाई, उसमें हल्का सा तड़का लगाया और थाली लेकर हरि नारायण जी के पास गई। पापा जी, आज रात की चटपटी सब्जी कैसी बनी है? नारायण जी ने पहला निवाला खाया। कुछ पल के लिए उन्होंने आंखें बंद कर ली, फिर मुस्कुराए। बिल्कुल सरोज जैसी है। आज लगता है वो खुद इस थाली को सजा कर लाई है। पापा जी, मैंने तो माँ जी को नहीं देखा, लेकिन आपने माँ जी की नई पहचान ये रात की चटपटी सब्जियों के साथ मेरा उनके साथ रिश्ता जोड़ दिया है। रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, कभी कभी किसी की पसंद को समझ लेना भी उसे अपना बनाने जैसा होता है। हरि नारायण जी को रात की चटपटी सब्जियां नहीं चाहिए थी, उन्हें चाहिए था अपनी पत्नी के प्यार का वो स्वाद जो सालों पहले उनकी जिंदगी में आया था, क्योंकि कुछ स्वाद जीभ पर नहीं सीधे दिल में बस जाते हैं। हाय हाय भाई साहब, मुझसे तो आपका दुख देखा नहीं जा रहा, सच कहूँ तो। भाभी, आपको अब हमारी बड़ी चिंता और ये लगता है, क्योंकि जब सरोज थी और हमारे पास कभी कभी सब्जी नहीं होती थी, उस वक्त तो आपने कभी चिंता नहीं जताई। कभी उस वक्त सरोज के हाथ में सब्जी का कटोरा नहीं रखा, लेकिन शायद अब आपको हमारी बड़ी चिंता हो रही है ना। अरे चाची जी, मैंने सुना है आपकी बहू रात की चटपटी सब्जी छोड़ो सुबह का नाश्ता भी बाहर से मंगवाती है। ये सच है क्या? तभी मैं सोचूं, रोज रोज ये पार्सल वाले क्यों आते रहते हैं चाची के घर। अब पता चला इनके घर में खाना ही नहीं बनता। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस कभी कभी यूं ही मंगवा लेती है मेरी बहू। चाची जी, आप कहें तो मैं भिजवा देती हूँ आपके लिए सब्जी। अगर माँ जी होती तो वो भी आपको यूं देख नहीं पाती। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, मैं भूल गई, कुकर में कुछ रख कर आई हूँ, बाद में आती हूँ। अरे चाची जी, चटपटी सब्जी खाएंगी क्या? सुनिए तो आपकी बहू ने क्या मंगवाया है बाहर से, सुनिए तो। चाची जी भाग जाती है और सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। अरे वाह सौम्या, आज तो बहुत ही सुंदर लग रही हो। ये ड्रेस तुम पर कितना अच्छा लग रहा है, नजर ना लग जाए किसी की। सच भाभी? बस आपने बोल दिया, मतलब सच में आज मैं सुंदर लग रही हूँ। आज तो कोई ना कोई लड़का अपनी जान दे बैठेगा। बस बस भाभी, इतना भी मत चने की झाड़ पर चढ़ाइए। चलो मैं चलती हूँ कॉलेज। आज क्या रखा है आपने लंच में? आपका फेवरेट पास्ता। अरे वाह, आपको सब याद रहता है। आप नहीं होते ना तो पता नहीं मैं कैसे चीजें मैनेज करती। आप बेस्ट हो। बस बस, अब तो मुझे मत झाड़ पर चढ़ा। दोनों ननद भाभी एक दूसरे पर जान छिड़कती थी और ये देखकर सुनीता सास यानी बेफिक्र रहती थी। बहू, तुम रहती हो ना तो मुझे सौम्य की बिल्कुल चिंता नहीं रहती। मुझसे ज्यादा तुम उसका ध्यान रखती हो, जैसे कि उसकी माँ मैं नहीं। तुम ही हो। अरे माँ जी, छोटी ननद है मेरी। ननद तो बेटी जैसी होती है, मैं तो उसे बहन की तरह ही मानती हूँ। उसको ननद कभी माना ही नहीं। हाँ, ये तो दिखता है मुझे। चल चल, अब सारा प्यार ननद पर ही लुटाएगी या मेरे लिए भी कुछ खाना पीना बना कर रखा है? हाँ, सब तैयार है, चलिए मैं लगा देती हूँ। सब अपना नाश्ता करते हैं और श्रेया सौम्य का कमरा साफ करने लगती है। शाम तक विनोद, सौम्य का भाई और पापा शाम भी आ जाते हैं। माँ, पापा, श्रेया, यहाँ आओ, सब बात करनी है। ऐसे क्यों बुला रहे हो? सब ठीक है? हाँ पापा, मैं सोच रहा था अब सौम्या के लिए रिश्ता देखना चालू कर देना चाहिए। अभी देखेंगे तब जाकर कुछ टाइम में मिलेगा। श्रेया, तुम उससे पूछ लेना, कोई पसंद हो उसको तो फिर उससे बात करें। थोड़ी देर में सौम्या भी आ जाती है। श्रेया उससे बात करती है। नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोग जहाँ देखेंगे मैं वही शादी करूंगी। वो लोग सौम्या के लिए एक अच्छा सा घर देखते हैं। भैया, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। सौम्या इतनी अच्छी है, आप लोग इतने अच्छे हैं, बस अब शादी की तैयारियां चालू करिए। सब लोग बहुत खुश होते हैं। सौम्या निश्चिंत हो जाती है कि उसे एक अच्छा पति मिला है जो उसे हर तरीके से अपनाने को तैयार है। जल्दी ही संजय और सौम्या की शादी हो जाती है। सौम्या अपने नए घर में एडजस्ट होने की पूरी कोशिश कर रही होती है। एक दिन संजय ऑफिस से घर आकर सौम्या को तैयार होने के लिए बोलता है। चलो जल्दी से अच्छी सी साड़ी पहन लो, मेरे दोस्त ने हमारी शादी की खुशी में एक पार्टी रखी है। बस 5 मिनट, अभी अच्छा सा तैयार होकर आती हूँ। थोड़ी देर में वो अपनी सबसे सुंदर साड़ी पहनकर आती है और खुद को 10 बार शीशे में देखती है। बाहर आने से पहले वो वीडियो कॉल पर अपनी भाभी को दिखाती है।
अरे वाह! आज तो तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो। शादी होकर तो और ज़्यादा निखार आ गया है तुम पर। संजय जी से बोलना है कि एक काला टीका लगा दें तुम्हें। भाभी आप भी ना, चलो मैं जाती हूँ बाहर, वो वेट कर रहे हैं। सौम्य बहुत खुश होकर बाहर जाती है कि संजय आज देखते ही रह जाएंगे। पर जैसे ही सौम्या संजय के सामने आती है, संजय का मुंह बन जाता है। ये क्या पहन रखा है? कितनी मोटी लग रही हो। कुछ और है जिसमें तुम थोड़ी पतली लगो? मेरे सब दोस्त होंगे वहां पर, मुझे कितनी शर्म आएगी, सब तुम्हें घूरेंगे। ये सुनकर सौम्या अपने आंसू बस रोक ही लेती है। आज पहली बार किसी ने उसको मोटी होने का एहसास दिलाया था। वो जाकर साड़ी बदल कर आती है। ओहो, तुम तो इसमें भी मोटी ही लग रही हो, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हो। ऐसा करो, तुम रहने दो, मैं अकेला ही चला जाता हूँ। तुम्हारे ना आने का कोई बहाना बना दूंगा। ये कहकर संजय अकेला ही पार्टी में चला जाता है। सौम्य को जैसे यकीन ही नहीं होता कि संजय उसके साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है। ये सब पहले तो कभी नहीं बोला उसने या उसके किसी भी घर वाले ने। उसकी आंख में आंसू आ ही जाते हैं। उसकी सास मालती देख लेती है। अब इसमें रोने वाली कौन सी बात है? सही तो कह रहा है, मोटी तो हो तुम और हर कपड़े में मोटी ही लगती हो। उसके ऑफिस वालों के सामने उसकी कितनी बेइज्जती होती अगर वो तुम्हें लेकर जाता। अब जाओ फटाफट ये सब बदलो। सौम्या बड़ी उदासी से अपने कमरे में जाकर सब बदल लेती है और मुंह धोकर बैठ जाती है। शाम को श्रेया का फोन आता है। हेलो मैडम, बताओ बताओ कैसी रही पार्टी? क्या क्या कॉम्प्लीमेंट्स मिले, गिफ्ट मिले और दोस्त कैसे हैं संजय के? अभी आए हो क्या वापस? पूरा मुंह ऐसे साफ करके बैठ गई हो। हाँ, अरे कुछ तो बोलो, मैं कब से बोली जा रही हूँ। ये सब सुनकर सौम्या वीडियो कॉल पर रोने लगती है। भाभी, ये मुझे नहीं ले गए। बोल रहे थे कि हर कपड़े में साड़ी में मोटी लग रही हूँ। मेरी बेइज्जती होगी। माँ जी भी मोटी मोटी बोल रही थी और ये अभी तक आए भी नहीं है। मैं तब से अकेली ही बैठी हूँ कमरे में। क्या क्या बोल रही हो सौम्या? जब देखने आए थे तब तो ऐसा कुछ नहीं बोला। सब कुछ सामने ही तो था। संजय ने भी तो देखा था आपको। घंटों तक तो अकेले बैठे ही थे आप लोग। तब कुछ बोला था क्या इसने? नहीं भाभी, तब किसी ने कुछ नहीं बोला। आज तो मुझे ये बोलकर छोड़ गए कि उनकी सबके सामने बेइज्जती होगी कि कितनी मोटी बीवी है इसकी। ये तो बहुत ही गलत बात है। हम आते हैं कल मिलने। कुछ मत बोलना भाभी आप लोग, वरना ये समझ जाएंगे। नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो। अगले दिन सब सौम्य के घर आते हैं। वो लोग बहुत सारा सामान लेकर आते हैं। अरे, इस सब की क्या जरूरत थी? आप आए, हमें यही अच्छा लगा। आइए आइए सौम्या, चाय नाश्ता लेकर आओ सबके लिए। सौम्य जाकर सबके लिए नाश्ता लेकर आती है। वो भी उनके साथ बैठकर खाने लगती है। तुम घी तेल अवॉइड करो थोड़ा, अपना वेट तो देखो। सौम्य समोसा खाते खाते रुक जाती है और वापस रख देती है। श्रेया और सुनीता ये देख लेते हैं। श्रेया को बहुत बुरा लगता है। अरे, आजकल तो चब्बी लड़कियों का ही जमाना है। वो तो पतली सी लड़कियां होती है ना, उन पर तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कपड़े हैंगर पर टंगे हैं। कोई अच्छे शरीर वाला इंसान होता है ना, तो कपड़े उसी पर अच्छे लगते हैं। मुझे तो मेरी ननद मोटी ही अच्छी लगती है। कितनी प्यारी लग रही है अभी भी। खाओ खाओ सौम्या, एक समोसे से कुछ नहीं होगा। ये सब सुनकर संजय और मालती भी चुप हो जाते हैं। थोड़ी देर में सब लोग घर चले जाते हैं। एक दिन मालती सौम्या को अपनी बिस्कुट की फैक्ट्री ले जाती है। सब लोग दोनों की बहुत आवभगत करते हैं। जरा एक बिस्किट तो खिला दो, देखो कैसा बना है। आगे जाएगा तो कस्टमर से शिकायत नहीं आनी चाहिए। मीना वहां के वर्कर दोनों को एक एक बिस्किट देने को कहती है। मालती उसका हाथ पकड़ लेती है। अरे, इसको मत दो, पहले ही इतनी मोटी है, ये बिस्किट खाकर तो और मोटी हो जाएगी। मालती सौम्या को एक भी बिस्कुट खाने नहीं देती। थोड़ी देर में दोनों घर आ जाते हैं। सौम्या ये बात संजय को बताती है। हाँ तो ठीक तो है, बिस्किट खाने से मोटापा बढ़ता ही है। अपना वजन देखो तुम, कितना बढ़ गया है। मुझे लग रहा है यहाँ आकर तुम ज्यादा खाने लगी हो और मोटी हो गई हो। ये सब सुनकर सौम्या अपना खाना पीना आधा कर देती है। चुपचाप रहने लगती है और कहीं भी आना जाना बंद कर देती है। ये सब उसके चेहरे पर दिखने लगता है। हमेशा की तरह दोनों ननद भाभी वीडियो कॉल पर बातें कर रहे होते हैं। क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? यहाँ आ जाओ थोड़े दिन के लिए। नहीं नहीं, तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस थकान है। ये थकान वाली शक्ल तो नहीं है सौम्या। क्या बात है, मुझे सच सच बताओ। सौम्या श्रेया को सभी कुछ बता देती है कि किस तरह उसे बार बार मोटा होने का ताना दिया जाता है, इसलिए उसने खाना पीना आधा कर दिया है। ये तुम अपने साथ सही नहीं कर रही हो सौम्या, ये गलत है। ऐसे तो तुम बीमार पड़ जाओगी, बल्कि बीमार ही लग रही हो। हम आते हैं बात करने। आप लोग तब भी तो आके गए थे ना, कुछ बदलाव नहीं आया। आपके सामने चुप थे वो लोग, अब तो वापस बोलने लग गए हैं।
आप ये सब माँ को मत बताना। नहीं, माँ जी को कुछ नहीं पता लगेगा, लेकिन मैं तो ज़रूर कुछ करूँगी। मुझे तो अपनी पहली वाली ननद ही अच्छी लगी थी। जैसे मैं कहती थी ना पहले भी, मुझे तो मेरी ननद मोटी ही अच्छी लगती है। कुछ दिन निकलते हैं, सौम्या बताती है कि उसकी खुद की ननद रेखा आई हुई है। तब श्रेया को दिमाग में कुछ आइडिया आता है। श्रेया अगले दिन मिलने पहुँच जाती है। कैसे हैं दीदी आप? सौम्या ने बताया था कि आप आए हुए हो, तो मिलने आ गई। साउथ में रहकर आपके चेहरे का रंग गहरा हो गया है या पहले से ही ऐसी था? उस दिन शादी के बाद तो हम मिल ही नहीं पाए थे ना, तो मुझे ठीक से ध्यान भी नहीं रहा। पर जितना ध्यान है कि आप शुरू से ही थोड़े दबे रंग की हो ना। हमारी सौम्या को देखिए कितनी गोरी है। ये सुनकर मालती एकदम चौंक जाती है कि उसकी बेटी को कैसे बोला जा रहा है। हाँ भाभी, बड़े दिन बाद मिल रहे हैं। आप कैसे हो? मैं क्या कह रही थी ना, मेरा भाई अमेरिका में रहता है। वहां से वो जब भी आता है ना, तो बहुत सारे कॉस्मेटिक लाता है। इस बार आपके लिए एक गोरे होने की क्रीम मंगवा दूंगी। आप देखना कितना फर्क पड़ेगा आपके चेहरे पर। आप भी सौम्य जैसी गोरी हो जाओगी। पर मुझे गोरा होना ही नहीं है। मुझे तो अपना रंग बहुत पसंद है। पर जीजा जी तो कुछ कहते होंगे। अब किसको पसंद है ऐसे दबे रंग वाली पत्नी? उनके बोलने से क्या फ़र्क पड़ता है? ये सब तो इंसान पहले से ही देख लेता है। रंग तो भगवान की देन होती है, हम बदल थोड़ी ना सकते हैं। पर फिर भी आपके लिए क्रीम ले ही आऊँगी अगली बार। आप वो लगाकर जाओगी ना तो रंग साफ लगेगा आपको अपना। अब मालती को गुस्सा आ जाता है श्रेया पर। क्या बात है श्रेया, जब से आई हो उसके रंग के पीछे पड़ी हो। आज तक हमने अपनी बेटी को कुछ नहीं कहा। हमने उसे नहीं महसूस करवाया काला या गोरा। तुम यहाँ आकर ये क्रीम वो क्रीम कर रही हो। जो जैसा है बचपन से वैसा ही रहता है। ये सब तो फालतू की बातें होती है, काला गोरा पतला मोटा। जब इंसान खुद में खुश है तो हमें क्यों उसको कुछ बोलना है? पर आंटी, दुनिया तो देखती है, तरह तरह की बातें करती है। अब दबे रंग पर कुछ भी पहन लो, अच्छा थोड़ी लगता है। इस घर की दामाद को शर्म तो आती होगी इन्हें कहीं ले जाने में। ये सब पहले देखा जाता है। उस समय जो मैं थी, जैसे थी, मुझे मन से अपनाया गया था। अब जिसको जो बोलना है बोलता रहे। किसी और की खुशी के लिए इंसान को अपने आप को नहीं बदलना चाहिए। उसकी भी हाइट थोड़ी कम है। हमने तो आज तक कभी कुछ नहीं बोला। इतने में सौम्या चाय लेकर आती है। उसे नहीं पता होता कि बाहर क्या चल रहा है। श्रेया अपनी ननद और सास को देखते हुए बोलती है, हाँ आंटी, आप सही कह रहे हो। काला गोरा पतला मोटा, ये सब तो भगवान की देन होता है। हमें किसी के लिए अपने आप को बदलना नहीं चाहिए। मालती श्रेया का इशारा समझ जाती है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इतनी देर में संजय भी आ जाता है। मालती अपनी बेटी को देखने लगती है, जिसके बाल कम होते हैं और तोंद निकली हुई होती है। श्रेया एक बार और हिम्मत करके एक डायलॉग बोल ही देती है। संजय जी, अभी तो आप काफी यंग है, थोड़ा तोंद अंदर करिए अपनी। अच्छा मैं चलती हूँ। सबको एहसास हो जाता है कि श्रेया इशारों इशारों में क्या समझाकर चली गई। उसी दिन से वो सौम्या को मोटी बोलना छोड़ देते हैं।